फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में नेक्स्ट वीडियो आती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इससे पहले मैंने आपको पी एंड एल और बैलेंस स्टेटमेंट समझा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश इन और कैश आउट के फ्लो को बताती है, यानी कंपनी कैश में कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है। और सीधा सीधा कहूँ तो कंपनी के पास नगद में कितना पैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताती है। तो क्या पी एंड एल स्टेटमेंट हमें ये नहीं बताती थी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया? बताती थी। पर इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। लेट सपोज एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। कंपनी ने 5 लाख के मोबाइल बेचे हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कोई एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, टैक्स कंपनी ने दिया है। सपोज कीजिए 5 लाख उसने बेचे हैं और 5 लाख का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब दूसरे केस में समझिए कि कंपनी ने 5 लाख मोबाइल बेचे हैं, पर उसमें से 3 लाख तो कंपनी ने कैश में बेचे हैं, नगद में बेचे हैं, और 2 लाख कंपनी ने ईएमआई पे बेचे हैं, यानी जिसमें कस्टमर उसे हर महीने उसकी ईएमआई देगा। तो पी एंड एल स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट है, पर असल में कंपनी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए है नगद में। और ऐसे में अगर कंपनी को कोई कर्ज चुकाना हो 4 लाख का, तो ऐसे में कंपनी से चुका नहीं पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ नगद में 3 लाख रुपए है। इसलिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमें बताती है कि कंपनी के पास नगद में कितना पैसा है। इन्फोसिस कंपनी की ये वही स्टेटमेंट है जिसमें हमने पी एंड एल और बैलेंस शीट स्टेटमेंट को समझा था, और इसी में अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी समझेंगे। एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कंपनी का कामकाज, यानी कंपनी कामकाज यानी दिन कामकाज क्या करा है, कंपनी ने कितनी सेल करी है, कितने प्रोडक्ट जनरेट करे हैं, कितने बिके हैं, सेल्स कितनी हुई है कंपनी की, कंपनी ने नए कस्टमर यानी नए एम्प्लॉयज कितने लगाए हैं, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। और सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और इसमें आपको दिख रहा होगा 22,146 करोड़ रुपीज। अब ये पीएनएल स्टेटमेंट में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था, और आगे के जो ये सारे लाइन आइटम है मैं इनको बारी बारी करके नहीं बताऊंगा, जैसा मैं पिछली वीडियो में कर रहा था। एक एक लाइन आइटम आपको बता रहा था उसका मतलब, ऐसा इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्टली ये सारी लाइन आइटम वो ही हैं जो हमने पी एंड एल और बैलेंस शीट में समझे थे। तो दोबारा से उस चीज को समझना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो सीधा हम देखते हैं कंपनी ने कैश कितना जनरेट किया है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, वो टोटल है 31,497। इसमें से हमारा इनकम टैक्स पेड हुआ, और जो नेट कैश जनरेट होता है वो कंपनी का आता है 23,885 करोड़ रुपीस। तो इतना कंपनी ने कैश जनरेट किया है। आगे इसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कंपनी ने कहां कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। अब ये पैसा कंपनी ने किसी प्लांट में, इक्विपमेंट्स में, प्रॉपर्टीज में, किसी कंपनी के सेल्स में, बॉन्ड्स में, कहीं भी ये पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, उस पैसे को खर्च कर सकती है, यानी यूज कर सकती है। तो अगेन मैं सारे लाइन आइटम स्किप कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा हम देखते हैं कंपनी ने कैश में जो कैश यूज करा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, वो कितना करा है। तो टोटल नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, वो है 6,416 करोड़ रुपीस। अब ये कैश ऑपरेशनल एक्टिविटीज में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी ने कैश जनरेट किया है और ये कंपनी ने यहां पर खर्च किया है। और अगर कंपनी एक पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी से एक पॉजिटिव कैश जनरेट हो रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है। आगे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंपनी की जो वित्तीय तौर पे लेनदारियां होती हैं वो आती हैं ज़्यादातर। इसमें डिविडेंड्स पे करना या फिर अदर पेमेंट्स को देना, यही चीज़ें आती हैं। तो टोटल नेट कैश यूज हुआ है इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, वो है
24,642 करोड़ रुपीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अगर आप देखो तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है जो कि करीब 12,652 करोड़ रुपीस का है। तो यानी काफ़ी एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी को शेयर होल्डर्स को दिया है। और वहीं बाय बैक में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा खर्च किया है, जिसमें कंपनी ने करीब 11,125 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। बायबैक का मतलब कंपनी ने अपने शेयर ही खुद खरीदे हैं, जिससे उसके अवेलेबल शेयर्स मार्केट में कम होंगे और उससे को कंपनी को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट हुआ है वो आता है हमारा 7,173। अब ये यहाँ पर से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाला भी ऑपरेशन एक्टिविटीज में से माइनस होगा और ये एक नेगेटिव है, यानी नेगेटिव 7,173 करोड़ रुपीस। आगे इसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो कि करीब 24,714 करोड़ रुपीस है। अब ये क्या चीज है? ये पिछले साल का जो कैश है ये वो कैश है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आंकड़ा पिछले साल का जो कैश जनरेट किया है कंपनी ने, ये वो आंकड़ा है। और इसमें इस साल का कैश ऐड होगा और टोटल इस साल के लिए जो कैश जनरेट हुआ है वो आएगा। अगर मैंने पिछले साल 10,000 रुपए बचाए हैं और इस साल भी 10,000 रुपए बचाए हैं, तो पिछले साल के जो 10,000 हैं वो भी तो ऐड होंगे। तो इसी तरह से जो इस साल का जो कैश जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले जो अगले साल में बिगिनिंग पीरियड बन जाएगा, यानी बिगिनिंग फॉर द पीरियड बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो, क्योंकि जो नेट कैश जनरेट हुआ था वो एक नेगेटिव नंबर था, तो इसमें से ये माइनस होगा। तो जो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड जनरेट होता है वो आता है करीब 17,470 करोड़ रुपीस। तो इतना पैसा कंपनी के पास नगद में बचा हुआ है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आता है एक रिस्ट्रिक्टेड कैश बैलेंस जो कि है 471 करोड़ रुपीस। ये वो पैसा है जिसे कंपनी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करती है। इसे कंपनी कभी डिजास्टर्स या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए उसको तब यूज करती है। किसी जनरल पर्पस के लिए इसे कंपनी यूज नहीं करती है, पर स्टिल कंपनी के पास एक कैश नगद में ही होता है। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक एसेट्स तो ही है। जी हाँ। तो क्या ये हमें बैलेंस शीट में दिखेगा? जी हाँ, जरूर दिखेगा। अगर मैं आपको बैलेंस शीट पे ले जाऊं तो ये आपको नॉन करंट एसेट्स में दिख जाएगा, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको दिखेगा ठीक वही आंकड़ा 17,472 करोड़ रुपीस। यानी इतना कंपनी के पास लिक्विड एसेट है, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एक नगद में पैसा है। तो जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो एक एसेट्स है और कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी के नगद में कंपनी के पास कितना पैसा है उसको बताता है। हमने अब यहाँ पर पी एंड एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट को समझ लिया है, पर अभी तक ये नहीं जाना है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अभी हमने सिर्फ इनकी अंदर की चीजों को जाना है कि कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। पर जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं उसमें हम इनको जानेंगे किस तरह से इन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके कैसे एक फाइनेंशियल रेशियोस निकलते हैं और कैसे हमें कंपनी के फंडामेंटल हो अच्छी कंपनी है या नहीं है इस पे फैसला लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्द इसके आगे की वीडियोस में निकाल रहा हूं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना एक कोर्स पूरा करें, पूरे एक नए कोर्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।